वो भी सिर्फ इसी टाइम, सुबह वाली क्लासेस मुझसे हो ही नहीं पाती। अच्छा, सुबह की मिस कर रही हूँ। अच्छा, मैं हम लोग आज पढ़ेंगे बॉडीज। ठीक है, पहले तो एक बार सिलेबस देखना मैं चाह रही हूँ। स्क्रीन है ना विजिबल? यस मैम। कि हमने यहाँ से क्या क्या देख लिया है। बहुत कुछ टॉपिक्स तो भी बच रहे हैं। मीन सब कुछ बॉडीज पे मुझे लगता है बहुत स्कीम्स बहुत अहम है अभी के पेपर्स में, पिछले सालों से। तो देख लेते हैं इसको एक बार, फिर आगे जाएंगे। आज हम बॉडीज करेंगे, एजुकेशनल बॉडी सारी एक साथ, थोड़ी तफसील से। तो हमने देखा है हायर लर्निंग एंशियंट एजुकेशन में तो सब कवर है, किया है हमने, है ना? एंशियंट इंडिया में सब कवर किया है। बुद्धिस्ट, जैनिज्म, वेदास और जो भी उनके तरीके थे, टीचर्स, टाइप ऑफ टीचर एक्सेट्रा। फिर हमने पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस भी किया है। ठीक है, ये आज देखेंगे बस डेफिनेशंस क्या है, और इसमें जो स्कीम और जो प्रोग्राम्स है ना वो मैं आपको बताऊंगी एक ही साथ। फिर टेक्निकल स्किल्स बेस्ड है इस सब में, बस आपको समझ तो आ गया प्रोफेशन का मतलब पेशा, जिसमें पेशा होता है कोई। टेक्निकल, जो टेक्निकल से रिलेटेड कोर्सेज है वो। स्किल जिसमें सिखाया जाता है आपको, कोई फन का माहिर बनाया जाता है। और एथिक्स है, इन सब में सवाल जितने भी आ रहे हैं। इन्वायरमेंट तो पूरा आपका एक यूनिट में कवर हो जाएगा, तो शायद हम इसको जरा यहाँ लाइट ही लेंगे। ये सब पॉइंट है, इसमें स्कीम्स देखनी है। मीनिंग्स आपको समझ आ गया? मैं एक दो जुमलों में एक्सप्लेन करूंगी क्या चीज़ है, और उसके बाद तो आएंगे सीधा स्कीम्स एंड बॉडीज पर। ठीक है, ऑल राइट। आज हम करते हैं शुरू बॉडीज। किसी का है पीछे से कोई सवाल तो कर लीजिए, वरना हम शुरू करें अपना टॉपिक। ऑल इम्पोर्टेंट बॉडीज और एजुकेशनल बॉडीज, तकरीबन मुझे लगता है मैंने ऑल ही को कवर किया है। बस इसी को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, कहीं उसको बोल्ड किया कहीं नहीं किया, लेकिन इतने उससे समझ गए होंगे आप लोग अभी तक के डिस्कशन से। ये नैक सबसे पहले लिया है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। 86 के इनिशिएटिव था ये, उसका आइडिया था। ठीक है, कि हमारे पास एक एक्रेडिटेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके आइडिया पर, 86 के आइडिया पर सबसे पहले बन गया था एनबीए, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। ठीक है, उसके बाद ये यही काम करा था। और ये बना था इसके अंदर में, एआईसीटी के अंदर में, क्योंकि टेक्निकल से रिलेटेड एआईसीटी ये इदारा है जो ऑल ओवर उसको कवर करता है, टेक्निकल को, इंडिया में। लेकिन इसके मशवरे पर एनबीए बना था, ताकि वो एक्रीडिटेट करे और रैंकिंग करे, मार्किंग करे इदारों को। अच्छा, जब इंसानों को, पर्सनल को हम मार्किंग करते हैं तो उसको आप बोलते हैं मार्किंग या फिर रिमार्क्स एक्सेट्रा। और जब वही इंस्टीट्यूट्स को करते हैं तो उसके लिए एक्रीडिटेशन वर्ड आता है। ऑल राइट। फिर ये तो चला, उसके बाद नैक बना था यूजीसी के अंडर में। ये दूसरे आर्ट कोर्सेज के लिए था। और इन एनबीए उसके सजेशन, एआईसीईटी के सजेशन पे बना था, और नैक बना इसके यूजीसी के सजेशन पे, इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाता है। इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, याद रखिए, लेकिन यूजीसी के अंडर में है, लेकिन इंडिपेंडेंट है। 1994 में बना है। इस डेट को किसी अपनी डेट से कनेक्ट कर दीजिए। आप लोगों की डेट कहीं से भी मैच होती हो, 10 साल आगे जा रहा हो, पीछे जा रहा हो, कोई डेट ऑफ बर्थ हो, किसी के अहम डेट याद हो आपको। इसका ऑब्जेक्टिव था क्वालिटी मेंटेन करा। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए मार्किंग, मसलन जब स्टूडेंट्स को मार्किंग करते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, किसी ने 10 नंबर हासिल किए, किसी ने 20 नंबर हासिल किए, तो उससे क्वालिटी अच्छी होती है। जो कम करता है उसको फिर टेंशन होती है कि आगे बढ़े, बेहतर करें, उस लिस्ट में, अच्छी लिस्ट में आए। तो इसलिए क्वालिटी मकसद था इसका करना। ठीक है, ये किस किस को करता है एक्रीडिटेट? सेंट्रल को, यूनिवर्सिटीज को, प्राइवेट को, डीम्ड टू बी को भी करेगा, और नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशंस को, इस पे हमने बात की थी, और जितने अफिलिएटेड कॉलेजेस है ऑटोनोमस उसको भी करेगा। ये इंपॉर्टेंट था। बाकी इसको मार्किंग कैसे होती है, ये तफसीलात मैंने इसलिए दे दी। क्या मैं, आपकी आवाज नहीं आई, बताइए। सलाम वालेकुम मैम, ये बस होगा। किस टॉपिक पे बात हो रही है आज? आपने लेट ज्वाइन किया सॉरी मैं शायद। थोड़ा लेट गया जी। इंपॉर्टेंट एजुकेशनल बॉडीज। जी। ठीक, तो नेक था जिसको पहले भी किया था, लेकिन थोड़ा तफसील से सारे ही इदारों को देख लेते हैं। ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे ऑब्जर्वेशन के बाद सारे पीवाई को देखने के बाद है। इसकी तफसीलात ये आप लोग देखेंगे कि किस किस वजह से देता है। ये 5 उसके रीजंस हैं, मैं आपको छोड़ूंगी, नोट्स शेयर करूंगी, क्योंकि हमें सब्जेक्ट सिलेबस कवर भी करना है। ये कैसे एक्रीडिटेट करता है? सीजीपीए देता है, उसमें से वेरी गुड होता है, गुड होता है, सेटिस्फैक्ट्री होता है, और ये सब ये एक्रीडिटेट करेगा, मतलब मार्किंग, यही रिमार्क देता है।
और ABCD के अंडर होता है। ठीक है, बाकी 5 ये रीजन है। करिकुलम एस्पेक्ट्स देखता है कि आपका करिकुलम कितना अच्छा है, सिलेबस कितना अच्छा है, मनहज कैसा आप वो कर रहे हो, लेके चल रहे हो, टीचिंग लर्निंग इवोल्यूएशन सिस्टम आपका कितना अच्छा जा रहा है, रिसर्च कैसे चल रहा है, कंसल्टेंसी और एक्सटेंशन आप कैसे बढ़ावा दे रहे हो उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग सोर्सेज, ये सब आप तफसील से देखेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, 7 है बल्कि 5 नहीं। ठीक है, बस आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। अब आपको पता है कि अगर आप किसी इदारे को खुद से रिलेट करिए, अगर आपको ये जिम्मेदारी मिल जाए कि किसी इदारे को आपको मार्क्स देना है या उसको इवोल्यूएट करना है, तो आप भी यही सब एस्पेक्ट्स देखेंगे, ऑल ओवर कवर करेंगे, तभी तो पूरे हिंदुस्तान में हम उसको रैंकिंग कर पाएंगे। तो उसके सारे ही एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, उसको अगर जुमले में देखे तो ऐसे नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ABCD उसके 4 वो हैं, रैंक्स हैं, वो देख लीजिएगा बस। इज इट क्लियर? हेलो, नो आंसर। सलाम वालेकुम। जी मैम। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? मैं कुछ चीजें स्किप कर रही हूँ, जिसको लगे कि नहीं पूरा कवर करना है तो बोल दीजिएगा। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से बता दीजिए। पीछे भी न्यू देख दिल्ली। किया। क्या बोला किसी ने? आखिर क्या किसकी आवाज आई है? दिल्ली दिल्ली। रॉन्ग रॉन्ग, गलत जा रहा हूँ, और मैंने स्किप किया है इसको। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं उसके लिए, क्या कहते हैं हेडक्वार्टर के लिए, HQ। ये है बेंगलुरु। ये जो सबसे अहम पॉइंट्स है वो मैं बता दे रही हूँ सारे, उसमें आपको याद रखना है। शॉर्ट फॉर्म जो कि जनरली आता ही है, मसला नहीं है, लेकिन फिर भी फुल फॉर्म, यही सब सवाल पिक करते हैं ये लोग। डेट यानी एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि डेट छोड़ के ईयर कर लीजिए, डेट की जरूरत नहीं, रेयर कभी डेट आया हुआ, ईयर ही पूछते हैं तो मैं ईयर ही कर देती हूँ। और फील्ड, फील्ड क्या है, मतलब टेक्निकल है, मेडिकल है, ये 4 से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, कभी कभी उसके डीप में भी जाते हैं स्टेटमेंट के लिए। अब तो अगर आपको इतनी 4 चीजें पता है और उसका फील्ड पता है, तो आपको जितने स्टेटमेंट में भी दे देंगे ना, जरा वो कॉम्प्लेक्स करके भी तो कर ले जाओगे। लेकिन जब वो कोई डिफरेंट फैक्ट दे दे डीप, तो इतना फैक्ट मुझे लगता है मैंने इसमें कवर किया, आप लोग को ये देखना पड़ेगा। ठीक है, इतनी तफसील में इसलिए नहीं जा रही, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, और अगर मैंने एक एक वर्ड को डिस्कस किया सेंटेंस को, तो फिर हमारा सिलेबस नहीं कवर हो पाएगा। मेरे पास बस 2 और दिन है, टाइम लिमिटेशन है मेरे पास। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूँ नहीं छोड़ो भाई, हमारे पास 3-4 टॉपिक्स हैं हमें। NBA है हमारा, अभी हमने पीछे देखा था, AICTE ने बनाया 1994 में। अभी जल्दी से बोलिए, NAC कब बनाया, NAAC? 1986। पक्की बात है? ऊपर अभी देखा है ना मैंने। क्यों देखा आपने 86 कहाँ से? फिर गलत जा रहे हो आप, देखो ये 86 की जो एजुकेशनल पॉलिसी थी ना, NEP, इसका सजेशन था, इसका मशवरा था कि बनाइए, तो फिर 94 में NAC और NBA दोनों बना था। समझ गए पॉइंट? हाँ, मशवरा था वो 86 का। अच्छा, ऑल राइट, नो वरीज। तो AICT के अंडर में बना है ये 94 में। इवोल्युएटिंग टेक्निकल, ये खास तौर से टेक्निकल AICT के अंडर में बना है, तो आप समझ गए होंगे कि टेक्निकल प्रोग्राम को ही इवोल्युएट करेगा, और वो जनरल को कर रहा था। ऑटोनोमस एक्रीडिटेशन बॉडी कब बनी है? ये 2010 में। बस ये 2 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 94 में ये बॉडी बनी थी, एस्टेब्लिश हुआ था, इसको ऑटोनोमस बॉडी बनाया है 2010 में। ठीक है, टेक्निकल ये इंश्योर करेगा, कंफर्म करेगा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें दोज इन इंजीनियरिंग फील्ड से, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, फार्मेसी। फार्मेसी आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटलिटी फील्ड्स को ये क्वालिटी और रैंक देगा कि कौन कैसा काम कर रहा है, उन सब पे लुक आफ्टर करेगा, नजर रखेगा। ठीक है, अच्छा, इसका जो प्रोसेस है इसको 2 स्टेप में करते हैं। पहले तो SAR के नाम से ये प्रोसेस होता है, पहला वाला, जिसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, खुद से करेगा इदारा। इदारा अपने आप को उसमें टीम फिक्स कर दी जाती है, एक ग्रुप बनता है, वो अपने कामों को इवोल्युएट करेगा, असेस करके फिर फाइनल करता है कि उसका काम कैसा चल रहा है, उसकी जो टीम बनती है वो। ठीक है, फिर उसके बाद अगले स्टेज में, दूसरे स्टेप में, फिर ये उसके पास आ जाता है, NAC के पास। अब ये जो SAR होता है, यानी सेल्फ असेसमेंट, वो ये पॉइंट्स देखता है सारे, और फिर इसी को आगे एक्रीडिटेट करेगा NBA या फिर NAC। ठीक है,
वन ऑफ द थ्री पॉसिबल, उसमें आपने देखा था डिफरेंट था, ABCD था, ABCD था उसका पिछले का, NAAC का, इसमें 4 लेटर है तो इसके 4 रैंक्स हैं, आप ऐसे समझे। ये NBA में 3 लेटर्स है तो इसके 3 पॉसिबल स्टेटस ये देता है, बताएगा कि आप किस स्टेटस में। एक्रीडेटेड, प्रोविजनली एक्रीडेटेड, मतलब ये अभी पक्का नहीं है, टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए, आप अगर अच्छा कर लोगे तो आपको फाइनल कर देंगे, उसी को प्रोविजनल बोलते हैं। और नॉट एक्रीडेटेड, 3 इसके स्टेजेस हैं, 3 इसके रैंक्स हैं। और NBA के पास 4 था, वो सॉरी NAC के पास 4 था, ABCD। आई मेकिंग इट टू क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटी UGC ग्रांट कमीशन आपको पता है 1953 में, 53 में बन गया था, 50 में आपका आया वो हुआ था। बताइए 50 में क्या हुआ था, आप लोग से पूछते हैं। एजुकेशन पॉलिसी, यूनिवर्सिटी 1950 में कुछ हुआ है हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। हम 47 में आजाद हुए। फंडामेंटल राइट्स। हाँ, कोई बताएगा नहीं, मुझे 50 में तो इनैक्ट हुआ था, मतलब लागू हुआ था ना, क्या लागू हुआ था, पूरी बात करिए प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। 47 में हम आजाद हुए थे, फिर हमने अपना एक कानून बनाना शुरू किया। ये 49 में तैयार हो गया था, लेकिन इसको इनैक्ट किया था 50 में। ठीक है, यहाँ से मैं कनेक्ट करना चाह रही हूँ आपको, अगर आप में क्यों किसी से नहीं पता तो फिर छोड़ दीजिए। मेरा कनेक्शन ऐसे होगा कि 50 में हमारा कानून लागू हुआ था, और 53 में यानी 3 साल के बाद UGC बन गया। ठीक है, और ये मौलाना आजाद अबुल कलाम आजाद उस टाइम थे। स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये बना है 56 में, बॉडी बन गई थी 53 में ही, 3 साल के बाद फिर ये स्टैच्यूटरी बॉडी बनी, एक्ट जब बना तो। ये क्यों बना है? फॉर कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड। तीन कामों के लिए, कोऑर्डिनेट करेगा एक दूसरे से, डिटर्मिनेट करेगा और मेंटेन, क्या है, बंद कर देना जरा। अच्छा, मेंटेनेंस के लिए, स्टैंडर्ड का मतलब मेयार बेहतर करने के लिए, तालीम का जो मेयार है वो बेहतर करना, ऑल ओवर इसका मकसद यही है, तालीम के मेयार को बेहतर करें। और ग्रांट करना, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू एलिजिबल, काम सब देखते जाइए, यही स्टेटमेंट में देते हैं वो, एलिजिबल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, द कमीशन आल्सो एडवाइजेस, ये एडवाइस भी, मशवरे देता है, सजेशंस देता है, सेंट्रल को भी और स्टेट को भी। आपको लगेगा कि सेंट्रल बॉडी है तो सिर्फ सेंट्रल को देगा, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों को देता है। ऑन द मेजर्स, कि उनको क्या क्या मेजर लेने, इकदाम क्या क्या करने हैं, बेहतरी के लिए, ग्रांट्स हासिल करने के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। HQ इसका न्यू दिल्ली में है, मैंने HQ सब जगह लिया है, यानी हेडक्वार्टर, याद रखिएगा। इसके 6 रीजनल ऑफिसेस हैं, जो बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद। और इसको हमने किया था, नीचे से करिए तो PK, B² PK और G8, जैसे आपको बनता है सीक्वेंस वो बना लीजिए। मैं जरा स्पीड आज तेज रखूंगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ बॉडीज तो हम आज कवर कर ही लें। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT हमारा अगला, ये ऑटोनोमस है, ये सवाल भी आता है। ऑटोनोमस, स्टैचुरी, ऑटोनोमस पूछते हैं, ये स्टैचुरी पूछते हैं, और एक आता है, बताइए, एक और टर्न है इसके साथ ही, आगे आएगा तो मैं इसको बताती हूँ आपको। ये 61 में आया है। ये वाली डेट इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभी रेयर पूछते हैं, ये बहुत अहम है, इस पे बहुत सवाल देखेंगे आप लोग। अच्छा, लिटरेरी भी है, यानी अदब से रिलेटेड, साइंटिफिक भी है, साइंस से, चैरिटेबल सोसाइटी के अंदर, चैरिटेबल सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन। जब कोई NGO, आपने सुना होगा, NGO आप लोगों के लिए आसान वर्ड है इसलिए मैं उससे कनेक्ट करती हूँ, उसी तरह सोसाइटी भी बनती है, सिमिलर काइंड ऑफ है, बस इसके शरायत अलग अलग होते हैं। उसी सोसाइटी को हम रजिस्टर करते हैं, जैसे NGO होता है, उसी तरह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर बना था फर्स्ट टाइम, NCERT। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो श्री औरोबिंदो मार्ग पर है, आपको बस न्यू दिल्ली याद रखना है, इतना वो स्मॉलेस्ट यूनिट मैंने कभी देखा नहीं है पेपर में, आपको न्यू दिल्ली याद रखना है। अपेक्स बॉडी है, करिकुलम बनाने के लिए, मेन खास फोकस इसका इस पे है, रिलेटेड मैटर्स और स्कूल एजुकेशन है, ये हायर के लिए नहीं है। स्कूल एजुकेशन, करिकुलम, अपेक्स बॉडी, 61, ये सब अहम पॉइंट है जो आपने याद रखना है। इसका वो न्यू दिल्ली में।
इतनी तफसीलात में नहीं जाऊंगी। अच्छा, इसके कुछ वो थे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसके अंदर फिर चलने वाले छोटे छोटे इसने इदारे बनाए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री में ये पूरे स्कूल के सिलेबस को बनाना जरा इनके लिए मुश्किल होगा। सिलेबस तो बन जाएगा, लेकिन उसको चेक करना, उसको लुक आफ्टर करना, तो इसके लिए इसने छोटे छोटे से अपने इंस्टीट्यूट्स और इदारे बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूट है जो इसके अंदर में काम करते हैं सारे। ठीक है, जो डिफरेंट रीजन्स में है, वो इतनी तफसील की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया है, नजर डाल के बस गुजर जाना आपने। ठीक है, जैसे न्यू दिल्ली में है इनका NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी न्यू दिल्ली में है। इसी तरह PSS, बस एक बार नजर डालिएगा कि कभी अगर वो जितना डीप जा रहे हैं आए, अगर आ गया सवाल, तो आप लोग कम से कम जवाब दे पाए। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, इसलिए मैंने ले लिया, बस नजर डालिएगा, इस पे नहीं ध्यान देना, मेन मेन पॉइंट्स पे ध्यान देना जो मैंने आपको बताया है। ऑल राइट सर, अगला हमारा CBSE, ये भी असल तो स्कूल बॉडी से कभी कभी सवाल देखे जाते हैं, इसलिए मैंने लिया है। अंडर द प्रीव्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, सेंट्रल बोर्ड से भी आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल दोनों को कवर करता है। मुझे भी सिर्फ पब्लिक ही पता था, मतलब सिर्फ सरकारी वाला, लेकिन ये प्राइवेट को भी देखेगा। अच्छा, कंडक्ट्स फाइनल एग्जामिनेशन, CBSE अपना फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, और 10th और 12th के लिए। ये फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। और इंजीनियरिंग के लिए इसका एक एग्जाम होता है, और आर्किटेक्चर के लिए, लेकिन वो सिर्फ सारे कॉलेजेस में नहीं होता। मेन आपका CBSE स्कूल है, कॉमन है 10+2। काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, इस सब पे हमारे थोड़े इख्तलाफात थे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रीफली, इसलिए मैंने कहा एक बार देख लीजिए। प्राइवेट है, नॉन गवर्नमेंटल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है इन इंडिया, प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंटल है। ठीक है, ये दो एग्जाम्स कंडक्ट करता है, ICSE और ICS, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जिसने 10th बिल्कुल फौरन ही कंप्लीट किया हो, ये उनके लिए कंडक्ट करता है। ठीक है, ICSE जो है 10th जिसने कंप्लीट किया उसके लिए करेगा, और ICS 12th के लिए है। ये इसको आप इससे कनेक्ट करिए, ICS और ICSE फॉर 10th। एनुअल मीटिंग ऑफ काउंसिल, इतनी तफसीलात थी, स्टेप बाय स्टेप थी, आपको मेन ये याद रखना है। 73 वो बामजीद उसकी तफसीलात है, इतनी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, नजर बस डाल लेना आपने, कभी अगर आया तो आपको नजर से गुजरी हुई चीज हो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल है, ये 89 में ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बना था। ठीक है, और ये भी मशवरा किसका था, 86 का। हमने बात की थी कि 86 वाला बहुत अहम है। ठीक है, MHRD के जरिए हुआ था। बना क्यों था ये, एजुकेशनल नीड्स हु कैन नॉट अटेंड रेगुलर, जो रेगुलर नहीं पढ़ सकते उन बच्चों के लिए बना था ये, ताकि उनको ऐसा ना हो कि वो तालीम से ही दूर हो जाए, कोई उनके लिए रास्ता बना निकाला जाए, तो वो ये रास्ता निकला था। अच्छा, इसका एक पुराना नाम ये देख लीजिए, NOAC, अहम हो सकता है आपके लिए, बस डिफरेंट वोकेशनल कोर्सेज सभी देता है, वो अंडरस्टूड है आपके लिए। NCTE है दूसरा हमारा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, ये स्टेचुटरी बॉडी है, किसके अंडर में हुआ था, NCT के अंडर एक्ट 93 में आया था, उसी में बनाया, 93 ही में बन गया था, 93 में एक्ट बना था, दूसरी डेट है 95 में ये इस्टेब्लिश हुआ। न्यू दिल्ली, इम्पोर्टेंट वन। अच्छा, ये पहले भी काम कर रहा था, लेकिन इसकी मैं जो हिस्ट्री जब मैं ट्रेस कर रही थी तो मुझे नहीं मिला कि शुरू कब हुआ है, क्योंकि मेन हमारा जब ये बना है तब ये अहम हुआ है, लेकिन 73 तक ये काम कर रहा था सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बॉडी के तौर पर, 73 से 93 तक। लेकिन जब ये इस नाम के साथ बाकायदा तौर पर बना है, तब फिर ये हमारे उसमें, और सवाल आपका यहीं से आता है जब ये NCTE हो गया है तो, लेकिन इसकी कोई शक्ल मौजूद थी। टीचर एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंटली, टू इम्प्रूव टीचर्स क्वालिटी, टू इम्प्रूव एजुकेशन लेवल। उसके बाद है AICTE टेक्निकल, ऑल इंडिया टेक्निकल
एक मुझे 2 मिनट दीजिएगा, प्लीज, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। जी सॉरी। ओके, इतनी शांति है कि मुझे लग ही नहीं रहा आप लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, ये 45 में एक सवाल आया था, तो मुझे याद आता है कि कौन सी बॉडी है जो आजादी से पहले बनी थी। उसमें बहुत से इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। वो ये 2 साल पहले 47 में हम आजाद हुए, 45 में बन गई थी ये। लेकिन बना है 45 में, किसी के साथ 2 डेट है, दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दीजिए। 45 और 87 में स्टैच्यूरी बन गई थी। स्टेचुरी बॉडी बनाने के लिए एक्ट बनाना पड़ता है, तो जिस उमूमन होता है कि जब एक्ट बनता है वो तभी उसको वो दर्जा मिल जाता है। और कुछ केसेस में भी जो पिछला हमने देखा 1-2 साल के बाद वो इनएक्ट हुआ है। अच्छा, ये AICT है, कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। बेहतरी के लिए है। आप अगर ये याद रखेंगे तो वहाँ पे कुछ टर्म्स तब्दील करेंगे, वो टर्म्स आने चाहिए। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये किस किस को हैंडल करेगा? आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब याद करने हैं आप लोगों को। पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज इन इंजीनियरिंग। ये जो जो अलग सा है ना, बस वो देख लीजिएगा। AICT में होटल मैनेजमेंट आपको जरा सही करेगा, और केटरिंग वाला जरा डाउटफुल है। बाकी सब उसी का है, तो आपको उसमें नहीं दिक्कत होगी, इस 2 में हो सकती है। एक था, इसने एक सेपरेट बॉडी अपने लिए बनाई है NBA के नाम से। ये करंट अभी था, इसका एक एक्शन है, इसलिए करंट नहीं है, टाइम हो गया, लेकिन इसके अंदर में, और हमने ऊपर उसको डिस्कस कर ही लिया है, यहाँ पे नहीं बताई हूँ मैं। ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। इसका सवाल अभी आया था 2023 में। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर में आता है डेयर के अंदर में, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। पहले ये जाना जाता, फॉर्मली का मतलब है पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये इसका पुराना नाम है, कभी ये दे सकते हैं। ICAR ही था, अब इंडियन काउंसिल हो गया उसका IC। इस्टेब्लिश हुआ है ये 29 में। उसकी जरूरत है आपको, कहाँ बना था? दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसके। बहुत से रिसर्च सेंटर्स हैं। 30 स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को ये फंड कर रहा है अभी। जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च होते हैं, डिपार्टमेंट्स बनते हैं, फैकल्टीज होती हैं, सबको ये लुक आफ्टर करता है, ICAR। ये जिस इसके अंदर में जो था ICAR, गुड नंबर ऑफ न्यू इंस्टीट्यूट, इसने कुछ और बनाए हैं, इनिशिएटिव्स हैं इसके। बस एक नाम देख लीजिए, नजर से गुजर जाए, क्योंकि इनिशिएटिव्स पे सवालात बहुत आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसको ऐड कर लेना चाहिए। फार्मर फर्स्ट के नाम से उसकी डेप्थ में अब जाने की जरूरत मुझे लगता नहीं है, अभी तक तो सवालात इतने डीप ट्रेस नहीं किया मैंने। स्टूडेंट रेडी, आर्या, कंजूटिया रिसर्च प्लेटफॉर्म, इस तरह के इनिशिएटिव इसके अंदर में आते हैं, ICAR के अंदर में। ये 4-5 नाम बस देख लीजिएगा कि किसके अंदर में है। कंजूटिया रिसर्च प्लेटफॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI, जिसको हम बोलते हैं। ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी इसका वो एक्ट बना होगा, और एक्ट बना था 61 में। तो अंडरस्टूड है कि ये 61 में बनी है बॉडी, टू रेगुलेट एंड रिप्रेजेंट इंडियन लॉ का जो सिस्टम है उसको रेगुलेट और रिप्रेजेंट करने के लिए। हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली में है। ये प्रिस्क्राइब करता है, मशवरा देता है, सजेस्ट करता है प्रोफेशनल कंडक्ट, के प्रोफेशनल के उसूल ज़ाब्ते क्या क्या होंगे इस प्रोफेशन के, एटिकेट्स क्या होंगे इस फील्ड में, एक्सरसाइजिंग डिसिप्लिनरी जुरिडिक्शन ओवर द बार। 10 बार काउंसिल के अंदर जितने काम है, अब उसमें एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल, रेगुलेशन, ड्रेस कोड, जो भी कुछ आता है वो सब ये खुद ये हैंडल करता है। ये इसकी इतनी जरूरत नहीं है। ये एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है फिर ऑल इंडिया। ये एक पॉइंट है आपका, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज को ये फंड करता है रिसर्च और इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ के लिए। अब लॉ के फायदे के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, उसको चलाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, जितनी सब कुछ है सारे एस्पेक्ट्स को ये कवर करता है BCI। ओके, CDAC है जो हम पीछे देखे थे लेकिन डाउट था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है।
पहले ये RD रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तौर पे जाना जाता था, सेंटर ऑफ RD। 88 में ये हुआ था। अच्छा, इसने एक सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसको पारम बोलते हैं। ये सवाल आया है, ये असल में आपका चला जाएगा वहां पे CTI में, ICT में, सॉरी। पारम ने इसने बनाया था 1988 में। बस ये कंप्यूटर से रिलेटेड है और किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है ये देख लीजिएगा, ये आपको अंडरस्टूड होगा नाम देखकर। MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है CHD, जिसमें भी हम लोग बात कर रहे थे तो डाउट था कि क्या फुल फॉर्म आ रहा है। ये हिंदी डायरेक्टरेट के नाम से इन्होंने शुरू किया, एक सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट। ये 1960 में हुआ। मार्च की जरूरत नहीं है आपको। किसी का माइक ऑन है शायद, कुछ आवाज आ रही है। क्यों आया है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन के अंदर में आया। आपको बस याद रखना है, टू प्रोमोट एंड प्रोपोगेट, बढ़ावा देने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए हिंदी को, और इसी तरह से इससे जो जुड़े हुए दूसरे लैंग्वेजेस है उसको भी। और किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ? आर्टिकल 351। ये इतना हम नहीं, मेन आर्टिकल्स ही दिखेगा। ये भी न्यू दिल्ली में है। इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, चेन्नई में एक, कोलकाता में सेकंड, हैदराबाद में थर्ड और गुवाहाटी में चार। इसके 4 रीजनल ऑफिसेज हैं। उसके बाद है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, CIET। ये NCERT के अंडर है। हमने देखा था उसके बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट है। 1984 में बना है, न्यू दिल्ली में है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए, यानी टेक्नोलॉजी को, अच्छा ये हम देख लेते हैं कि क्यों बना था। इसका मेन एम है, मेजर एम है यूटिलाइजेशन, उसका इस्तेमाल करना, प्रमोट करेगा, बढ़ावा देगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा, मतलब पढ़ाने में और तदरीस में और पढ़ने पढ़ाने में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए ज्यादा से ज्यादा, इसके प्रमोशन के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए ये है। जैसे कि रेडियो, TV, पढ़ाई के लिए कैसे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाएं, साइबर मीडिया, ठीक है। तो इस सब के मकसद के लिए ये शुरू हुआ, CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और NCERT के अंदर में। 84 से कोई कनेक्ट करिए, कोई डेट याद है? 82 में कुछ हुआ था, पेपर 2 से रिलेटेड है कुछ। अच्छा, नेक्स्ट है CIEFL, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। ये आपको याद आ गया होगा, एक यूनिवर्सिटी का नाम IFLU, और ये उसी के उसमें चल भी रहा है। CIF इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन इन इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। 85 में ये बना था। 85 में एक और बना था, मैंने बताया था, बताइए तो। 85 में एक यूनिवर्सिटी बनी है, किसी को याद है? कश्मीरी साहब के पेपर 2 में याद करें आप लोग, तो उनकी पैदाइश भी है। अच्छा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज था, ये 58 में बना था, CIE के तरफ नाम से। शुरू में 58 में CIE के नाम से इसने काम किया, और फिर बाद में रीनेम हो गया था ये CIEFL 1972 में। नहीं, 72 नहीं, अभी हमने पीछे देखा था, क्या डेट थी बताइए? ओके, आई मेड मिस्टेक हियर। ये 85 गलत किया है, ये इग्नू ही की डेट है, बस ये कर लीजिएगा। ये 58 में तो ये बन गया था CIE के नाम से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के नाम से काम कर रहा था। 1972 में यानी 72 में इसको रीनेम करके CIEFL कर दिया गया। और जब रीनेम किया गया था उस टाइम इसमें 4 लैंग्वेजेस ऐड किए गए थे, जर्मन, रशिया, फ्रेंच, 3 लैंग्वेजेस। ओके, ये था सारा इसके बारे में इम्पोर्टेंट। हैदराबाद में है IFLU यूनिवर्सिटी, आप जानते होंगे, हैदराबाद में। सेंट्रल CILL, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, CIIL है, सॉरी, CIIL है। मैसूर में है। ये सवाल आया था पिछली दफा। 69 में है बना। ये क्या करता है? इम्प्लीमेंटिंग द लैंग्वेज पॉलिसी, ये लैंग्वेज पॉलिसी को इनैक्ट करता है, नाफिज करता है, और ये कोऑर्डिनेट भी करता है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। इसका मकसद है हिंदुस्तानी जो जबानें हैं, हमारे पास बेशुमार लैंग्वेजेस हैं, कुछ डायलेक्ट्स हैं,
जो लैंग्वेजेस है बाकायदा यानी रिटन फॉर्म्स में भी जो आते हैं उनको ये बढ़ावा देगा पब्लिकेशन पे और रिसर्च पे, इन एरियाज ऑफ लैंग्वेज एनालिसिस पे सब काम करेगा। उसको बस बढ़ावा देना मकसूद है आपको। अगर ये याद है कुछ सवाल का जवाब बन जाएगा आपसे। अब ये 3 उस पे पैडागोजी पे, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी पे और लैंग्वेज यूज इन सोसाइटी, तीनों पे इसकी वो करेगा। पैडागोजी आपको पता है तदरीस वाला, जो आप लोग टीचिंग पैडागोजी पढ़ते हैं। लैंग्वेज में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं, कैसे काम कर सकता है ये, और तीसरा सोसाइटी में जो हम लोग जनरल यूज करते हैं अपना वो है। प्रोमोट्स इंडियन लैंग्वेजेस टू स्टेबल कम्प्रिहेंसिव। इससे अब इसके पास बहुत सी स्कीमें चल रही हैं। इसके 2-3 मैंने कुछ लिए हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इसका एक प्रोग्राम है और रीजनल लैंग्वेज सेंटर इसका दूसरा। बस मैंने ये ले लिया। वैसे इसके पास बेशुमार स्कीम्स हैं इसके प्रमोशन के लिए। मेन था इसके काफी होगा आई थिंक। कमीशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यानी क्या बोलते हैं उसे, इस्तिलाहात, वर्ड्स, टर्म्स आपको पता होगा। 1960 में ये बना इदारा, ये तो आपने पहले ही याद रखना है। आर्टिकल 34 की क्लॉज 4 में इतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये मकसद क्या है, डिफाइन साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स इन हिंदी। साइंस के जो टर्म्स, नई नई चीजें जब इजाद होती है तो उसके टर्म्स भी बनते हैं। कोई नया फॉर्मूला आता है तो उसके लिए नए टर्म्स भी आते हैं जो उससे पहले हम नहीं जानते हैं ना हमें पता होता है। तो वो जाहिर सी बात है दूसरी जबानों में नहीं होती, क्योंकि जिसमें डेवलपमेंट होता है, अगर इंग्लिश में डेवलपमेंट है तो उसी में उसको नाम देते हैं। जैसे बल्ब पहली बार जिसने बनाया होगा थॉमस ने, तो उसने उसको बल्ब नाम दिया, लेकिन हमें नहीं पता था बल्ब। तो इस तरह जब नए टर्म्स आते हैं तो उसको हिंदी में वो करना, इवॉल्व करना है और सारे हिंदुस्तानी जबानों में। तो उसके लिए क्या सुटेबल टर्म होगा, ये हर जबान के लिए होता है। अरबी के लिए 2 ऐसे इदारे हैं, एक सीरिया में है और एक है एक सीरिया में है और एक गालिबन लेबनान में है। तो जैसे ही कोई नई इजाद आती है साइंस और टेक्नोलॉजी में, वो लोग बैठती है वो टीम और डिस्कस करती है कि इसको हम अरबी में क्या बोले। तो इसी तरह हिंदी में यहाँ काम हो रहा है CSTT के नहीं सेम काम। ये पब्लिश फिर ग्लोसरी करते हैं, जो वर्ड डिफाइन करते हैं कि ये वाला यूज होगा इस काम के लिए हिंदी में, उसको वो करते हैं और उसको फिर अपनी डिक्शनरी में ऐड करते हैं और वो हमारी जबान का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, बस इतना आपको अगर याद है तो तफसीलात आप चाहें तो देख लीजिएगा, इतना काफी। हाँ, ये एक आपका अहम पॉइंट था। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज टेक्नोलॉजी फॉर किड्स। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं आप लोग क्या है? लैंग्वेज लैब सुना होगा आप लोगों ने। लैंग्वेज के टूल्स आते हैं उसके लर्निंग के, पूरा पूरा लैब बनता है। जैसे केमिकल लैब्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर लैब्स होते हैं, उसी तरह। तो ये डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज टेक्नोलॉजी फॉर बुक्स एंड पेरियोडिकल्स, जो आपके मजल्लात छपते हैं, वो ऑल एजुकेशनल लेवल के लिए बढ़ाना चाह रहा है उसको, प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन बिसाइड्स यूनिवर्सिटी लेवल। COA है, कोआ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से आपको समझ आ गया होगा। ये बना था 1972 में। ये क्यों है? रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आर्किटेक्चर्स स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस टू बी कंपाइल्ड विद बाय द प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्चर फील्ड के लिए है ये, उसको रजिस्ट्रेशन देने के लिए, और उसके जितने भी रूल रेगुलेशन बनते हैं, और रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द एजुकेशन एंड प्रैक्टिस फॉर प्रोफेशनल थ्रू आउट इंडिया। तो जो आर्किटेक्चर जो पढ़ते हैं जो लोग, उनके लिए जो रूल्स होंगे और जितने भी आर्किटेक्चर एजुकेशन पे जितना काम होगा वो ये इसके अंदर में होगा, COA के अंदर में होगा, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर एक तो हमारे यहाँ बनता है वो वाला आपको काम नहीं दिखना। ये एजुकेशनल आर्किटेक्चर मतलब जो पढ़ाई में शामिल है उसको ये देखेगा। अच्छा, अ पर्सन डिजायर्स ऑफ कैरिंग ऑन प्रोफेशनल, जिसको आर्किटेक्ट में जाना, आर्किटेक्ट बनना है जिसको भी, उसको रजिस्टर करना पड़ता है, अपने आप को इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में, तभी वो आर्किटेक्ट में काम कर पाता है। इसकी जरूरत नहीं है आपको। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, पिछले साल ही सवाल आया था। एस्टेब्लिश्ड ये 1942 में। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। अभी आप देखेंगे सीक्वेंस करने के लिए सवाल आया था कि तरतीब दीजिए मुख्तलिफ इदारे देकर। और ये क्यों बना था? साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, न्यू टूल्स को डेवलप करना है इसने, उसका एप्लीकेशन करना है फॉर द इंडस्ट्रियल सेगमेंट ऑफ कंट्री। इंडस्ट्रियल में जितने भी काम होते हैं उसमें ये नए नए टूल्स बनाएंगे, नए नए औजार कह लीजिए आपको, और उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन, उसको कैसे यूज किया जाए वो भी।
और दूसरा मकसद इसका एक्सेलरेट करना, मतलब इनहांस करना, बेहतर करना, बढ़ा देना साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। हमारी जो साइंसी तरक्की और जो तकनीकी तरक्की है और जो स्पीड है, उसकी जो रफ्तार है, उसको मजीद बढ़ा दे। इसका एक था इनिशिएटिव, रिसेंट वाली बात है, बहुत अहम होती है अभी के लिए। तो CSIR ने अभी बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये बस आपने याद रखना। वन ऑफ इनिशिएटिव्स एज थीमेटिक अप्रोच, इसका एक करंट इनिशिएटिव थीमेटिक अप्रोच है, तो वो आपको नाम याद रखना है किसके अंदर में आ रहा है, CSIR के अंदर में। ठीक है, उसके कुछ इनिशिएटिव्स हैं, अगर आप लोग चाहें इतनी डेप्थ में जाना तो कर लीजिएगा। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, आपको पता चल गया डेंटल से, ये दांतों का जो इलाज होता है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं डेंटल। तो ये डेंटल वाले सबको डील करेगा। स्टेचुरी बॉडी है, एक्ट ऑफ डेंटिस्ट 48 में बना था, उसी के अंदर में ये उसको क्लॉज है, इतना आपको याद नहीं रखना। एक्ट ऑफ, बस स्टेचुरी से आपको याद आ गया कि आर्टिकल, इसका कोई कानून बना होगा, कोई आर्टिकल बना है हमारे कानून में, फिर ये बनी होगी बॉडी। तो इतना आपको बस एक्ट याद कर लेना है। अच्छा, ये रेगुलेट करेगा डेंटल एजुकेशन को एंड प्रोफेशनल्स ऑफ डेंटिस्ट्री को थ्रू आउट इंडिया। पूरे इंडिया में डेंटल पे जितनी भी सिलेबस, कोर्सेज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, डिपार्टमेंट्स होंगे, ये सब इसके अंदर में आते हैं, उन सबको हैंडल करता है। और ये आता है किसके अंडर में, ये सवाल कभी कभी आपको उलझा सकता है, लेकिन अंडरस्टूड है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंदर में आता है। बस इतना काफी हुआ। ये सेंटर, स्टेट, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जितने भी इदारों में जितना भी डेंटल पे काम होगा, वो सब इसके अंदर में आएगा। यही आखिरी पैराग्राफ था। अच्छा, MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है हमारा अगला, जो 56 में, एक्ट 56 के अभी पीछे पढ़े थे। 56 में क्या हुआ था बताइए तो। बहुत अहम, आप लोगों से जुड़ी हुई कोई चीज है, कोई इदारा। मुझे लग रहा है आप सबको नींद आ गई, इसीलिए सवाल है। चलिए, मैं उससे पीछे का भी डेट दे देती हूँ आपको, अब तो याद होगा। यूजीसी नेट के वेरी गुड। यूजीसी बना तो था 53 में, और बताइए 56 में क्या हुआ। मुकम्मल तरीके से इसका बनी स्ट्रेचरी बॉडी बन गया था। पहले ये बॉडी सिंपल बन गई थी एक, लेकिन इसका कानून बना के इसको स्ट्रेचरी बॉडी में कन्वर्ट किया 56 में, 3 साल के बाद। ठीक है। अच्छा, तो MCI 1956 में सेटअप हुआ और 93 में अमेंड हुआ था। जो आर्टिकल था उसमें कोई चेंजेस आए होंगे, रूल रेगुलेशन बनते हैं और उसके क्लॉज बनते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 14 हुआ, उसमें फिर ABCD होते हैं, फिर उसके अंदर क्लॉजेस होते हैं बहुत से, तो ये इसको चेंज कर दिया जाता है। कभी कभी जरूरत होती है तो अमेंडमेंट करना हमारे यहाँ अलाउ, और खास तौर से 42 अमेंडमेंट के बाद इस काम को मजीद आसान कर दिया इंदिरा गांधी ने। अच्छा, ये क्या करेगा, स्टैंडर्ड बताएगा मेडिकल एजुकेशन के लिए। स्टैंडर्ड ये फिक्स करता है कि फला ये मेयार है, और ये ग्रांट भी करता है। स्टैंडर्ड भी देखेगा, और ग्रांट, जो भी ग्रांट में काम करता है ना, यानी जो भी माल देता है, जो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं जितने भी इदारे, वो आपकी क्वालिटी और को देखता ही देखता है। स्टैंडर्ड मेयार को वो तभी ग्रांट करता है, सीधे सीधे कोई किसी को पैसा नहीं देता। मसलन जो आपको JRF मिलता है ना, जो हमारे यहाँ, वो भी तो आपको फिर वो भी करता है ना, असेस भी करता रहता है टाइम टू टाइम। अगर आपने एक साल में इतना काम नहीं दिया तो आपको काम रोक देंगे, तो उसके लिए उनको असेस करना भी जरूरत है, मेयार भी देखना रहता है कि आपका रिसर्च का मेयार ठीक लेवल पे जा रहा है या नहीं। तो जितने भी ग्रांट वाले इदारे हैं वो सब असेस भी करते हैं। अच्छा, रिकमेंडेशंस भी देता है ये, और सेंटर को भी देता है। सेंटर को रिकमेंडेशंस देता है ताकि मेडिकल कॉलेजेस के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, दिस विल बी एनफ आई थिंक। अच्छा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इस फार्मेसी नहीं, फिलोसफी पे आया था पिछले साल सवाल। इसका नाम सेंट्रल काउंसिल भी है सिर्फ। सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 का जो फार्मेसी एक्ट का सेक्शन 3, आपको फार्मेसी एक्ट 48 याद रखना है, इतना है। ये फार्मेसी पे कितना, फार्मेसी बोलते हैं दवा बनने का जो काम है, जो फील्ड है ना, दवा बनने का पूरा एक डिपार्टमेंट है, एक फील्ड है, हर मुल्क में होता है। तो उस सबको ये देखेगा, उसकी कंडीशन, उसके शरायती, बहुत सेंसिटिव फील्ड होता है इसमें आपके बॉडी, क्योंकि खतरा होता है, एक दवा अगर खराब बन गई तो जाहिर सी बात हो, हजारों की तादाद में होती है, वो सब पे जाती है। तो ये सब कुछ ये देखता है। प्रेस्क्राइब्स द मिनिमम स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड बताएगा कि आपको कितना चाहिए ऑफ एजुकेशन फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट। किसी को फार्मासिस्ट बनना हो तो उसकी शराइत क्या क्या है, कितना आपको क्या होना चाहिए आपके अंदर,
वो सब ये डिस्क्राइब करता है, फिक्स करता है। 48 में है, यानी आज़ादी के 1 साल बाद। फार्मेसी एक्ट 48 आज़ादी के 1 साल बाद। इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, स्टेचुरी बॉडी है, मतलब इसका कोई कानून होगा, और वो है 47 में बना था। ठीक है, आपको पता है नर्स से रिलेटेड जितने भी है ये देखिए। मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म मतलब सेम, एक जैसा स्टैंडर्ड, मेयार, एक मेयार फिक्स है उसका। ट्रेनिंग फॉर नर्सेज, मिडवाइफ्स, ऑक्सिलियरी नर्सेज और मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर्स, इन सबके इन सबको ये हैंडल करता है, सब इसके अंदर में ही आते हैं। CCH है हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। नाम से आप समझ गए होंगे, होम्योपैथी दवा का एक फील्ड है, जैसे अंग्रेजी दवा होती है, एलोपैथी, होम्योपैथी, वो है ये। उसका एक्ट 1973 में, यानी कि स्टेचुरी बॉडी। रिकॉग्नाइज ऑल होम्योपैथिक मेडिसिन क्वालिफिकेशन, होम्योपैथिक मेडिसिन के क्वालिफिकेशन के जो स्टैंडर्ड है वो ये तय करता है। टू दैट डिजायर्स टू ग्रांट मेडिकल क्वालिफिकेशन इज टू अप्लाई द काउंसिल। अच्छा, जिसको भी ग्रांट वगैरह से चाहिए उसको इसमें अप्लाई करके फिर ये चेक करते हैं, असेस करेंगे, फिर कहेंगे कि हाँ आप इस काबिल, आपका इदारा है कि आप ग्रांट किया जाए, तो ये ग्रांट फिर ये कंफर्म करता है कि उसको ग्रांट मिलना चाहिए या नहीं। ए रिस्पॉन्सिबल फॉर constitution and maintenance of a central register of homeopathy and for matters connected therewise। सेंट्रल के अंदर यानी मरकजी हुकूमत के अंदर ये होम्योपैथी को हैंडल करता है, उसके अंदर आने वाले सारे मैटर्स इसके पास आ गए। किसका क्या काम है, किस फील्ड में काम है, इतना आपको आना चाहिए, उसके बाद आपके जवाबात नहीं होंगे गलत इंशाअल्लाह। CCIM है हमारा सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन। CCIM स्टेचुरी बॉडी, यानी इसके लिए कोई कानून होगा हमारा। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1970 में आया था। आपको मैं डेट्स कैसे याद करना है अभी आगे बताती हूँ। अच्छा, प्रेस्क्राइब्स ये आपको बताता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या होगा। सभी यही मेयार है, हर फील्ड में वो मेयार को खास तौर से देखेगा। सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे कि आयुर्वेद को भी, सिद्धा को भी, हिंदी से कोई वो है उनका, और यूनानी तिब्बत, इस सब में ये सजेस्ट करता है। और होम्योपैथी को अलग कर दिया, उसके लिए अलग है। CCIM में होम्योपैथी नहीं आ रहा है क्योंकि अपना उसका सेपरेट काउंसिल है। ये भी वही है, इन सब फील्ड में यानी सिद्धा, आयुर्वेदा और यूनानी तिब्बत में जितने भी काम होगा, जितने इंडिविजुअल्स होंगे, जितने इदारे होंगे, उन सबको कंफर्मेशन और अप्रूवल CCIM से लेना पड़ेगा, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। रिहेबिलिटेशन काउंसिल की तो नहीं जरूरत है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए छोड़ दीजिए। अच्छा, नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट एंड, अब आप में से कौन मुझे बताएगा रूरल गाँव का जो रहता है, और अर्बन? शहर। वेरी गुड। ऑटोनोमस सोसाइटी फुली फंडेड बाय, ऑटोनोमस ये एक सोसाइटी है, 1995 में रजिस्टर्ड, और 19 अक्टूबर ये यानी 1995 इसकी डेट है। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। हैदराबाद का एक और पीछे हेडक्वार्टर था, जल्दी से बोलिए। CIEFL। CIEFL, आप इसको इफ्लू से याद कर लीजिए, नहीं भूलेंगे, इफ्लू यूनिवर्सिटी है, आप सब जानते हैं। अच्छा, ये आपको नाम से समझ आ गया ना, वो अक्सर तो नाम से ही सब क्लियर हो जाएगा। प्रोमोटिंग रूरल हायर एजुकेशन फॉर एडवांसिंग रूरल लाइवलीहुड, जो गांव देही इलाकों में जितने लोग रहते हैं उनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, उनको तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करने के लिए ये सिस्टम काम करता है, और उसकी इम्प्रूवमेंट पे इतना आपको पता है, कुछ गलत नहीं हुआ। हाँ, इसका एक पॉइंट है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ऑन द लाइन्स ऑफ महात्मा गांधी जी रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। महात्मा गांधी जी का जो एक कॉन्सेप्ट था नई तालीम का, जिसमें फोकस था कि प्रैक्टिकल करवाए जाए, मतलब आर्ट्स सिखाए जाएं, स्किल सिखाए जाएं, वही नई तालीम। जब भी है आपको उसमें देखना आर्ट, जैसे कि सिलाई आनी चाहिए, किसी को कुछ बनाना आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट था इनका। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे ये रूरल ये वाला एक्ट काम करता है। उसके बाद है SCHE स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड स्टेट में वो स्टेट को क्या बोलते हैं, उसमें विलायत तो अरबी में बोलते हैं, बताइए, उर्दू हिंदी रियासत। अच्छा, जो भी है, मुझे स्टेट ही याद है इसका। उसमें जितने भी काम होंगे हायर एजुकेशन से रिलेटेड, वो ये वाली बॉडी देखती है। एंड नेक्स्ट DOEACC डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। DOE याद कर लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्रेडिटेशन एंड कंप्यूटर कोर्सेज।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर है ये 1994 में। MIET आपने अभी देखा है, टेक्नोलॉजी वाला जो वो हमारा मिनिस्ट्री हमारी। बाद में ये चेंज होके NIELIT बन गया था 2011 में। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। सर्टिफिकेट लेवल, ये सर्टिफिकेट लेवल से कोर्सेज देता है, ऑफर करता है, मास्टर्स तक जाता है। बस ये इतना काफी था। DOEACC, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन। ओके, फिल्म एंड टेलीविजन से मुझे नहीं लग रहा था इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने ले लिया। अगर आप लोग एक नजर डाल लें तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सत्याजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट एंड श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, SRCPA एंड द अपेक्स इंस्टीट्यूट अंडर फिल्म। ये सब इसके अंदर में आ जाता है। पूरा फिल्म का जितना भी काम होता है ना, ये कभी कभी एक जनरल पेपर में आता है, हमारे पेपर में तो नहीं आता, दूसरे एग्जाम्स में आता है। तो नजर से गुजर, और हो सकता है PhD में आपको चांसेस है कि अगर जनरल पेपर हो तो आ जाएगा, इसलिए मैंने उसको दे दिया। अच्छा, ICPR। ये जो है ना FTT, तो एक तो T से हो टेलीविजन और एक T से क्या होगा, वो तो लग रहा है गलत है। FTII है ये। वेरी जी गुड, वेरी जी गुड। जी। FT, वेरी गुड। ये ऑब्जर्वेशन है ना, ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आई करती हूँ, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी। हमारे पेपर के लिए ज्यादा अहम ये है नहीं। ICPR ये पिछले साल आया था 1923 में सवाल, क्योंकि इसीलिए हम सबको देखना पड़ा, वरना इस सबको हम नजरअंदाज करते थे। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च है, 1977 में बन गया, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये सवाल आया था, डेट आया था, ईयर या तो फुल फॉर्म आया था, मैं भूल गई हूँ। या तो ईयर था कौन से साल में, या तो फुल फॉर्म। अभी हम सवाल देखेंगे तो इंशाल्लाह। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एस्टेब्लिश करना, एडमिनिस्ट्रेट करना और मैनेज करना फिलोसफिकल रिसर्च को। फलसफे से रिलेटेड जितना भी रिसर्च का काम है वो ये देखता है। ठीक है। IIAS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, शिमला में है, 1964 में। ये 1964 में बना था, लेकिन इनेक्ट हुआ, मतलब काम करना इसने शुरू किया 65 से। तो आप 65 याद कर लीजिएगा, काफी है। रेसिडेंशियल सेंटर है, रेसिडेंशियल कहते हैं जहाँ पे रहने का इंतजाम हो। फॉर रिसर्च एंड एनकरेजेस द प्रमोशन ऑफ क्रिएटिव थ्रू इन एरिया विच हैव बीन ह्यूमन साइंटिफिक, प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट सस्टेनेबल एंड एकेडमिक रिसर्च। ये एडवांस स्टडीज में जितने रिसर्चेज हैं ये उस सबको देखता है। 65 में ये बना था। IICs को तो अभी हम देखेंगे अलग से। आपको पता है IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसको हम तफसील से वहां देखेंगे, छोड़ दीजिए। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है, हेडक्वार्टर्स का कलकत्ता में है। 4 सेंट्रल इसके रीजन्स वो है, ऑफिसेस हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और तेजपुर। इम्पार्टिंग, ये क्यों है? वेल इक्विप्ड फॉर इम्पार्टिंग टीचिंग एंड ट्रेनिंग फॉर ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और अलाइड डिसिप्लिन। ये इसके लिए खास है, वो उसकी फैकल्टी में बस कितनी अहम जरूर। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट, CA जो है सबसे मुश्किल तरीन, हिंदुस्तान का एग्जाम यही होता है, सबसे मुश्किल तरीन CA। और उसके बाद UPSC और जो भी कुछ भी आता है, ये पूरा मैथ्स बेस्ड होता है। इसलिए ये एक्ट के जरिए बना, मतलब कि स्टेचुटरी बॉडी है 1949 में। ठीक है। एजुकेशन, प्रोफेशन यानी तालीम, पेशे का डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ हाई अकाउंटिंग, और ये मेंटेन करेगा यानी उसके मेयार को मैनेज करेगा। हाई अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड, इसमें जितने भी अकाउंटिंग, ये हिसाब किताब जो होता है मैथ्स से रिलेटेड। बड़ी बड़ी कंपनीज अकाउंटेंट को हायर करती है, इनकी सैलरी सबसे हाईएस्ट शायद किसी भी प्रोफेशन से ज्यादा होती है, हर प्रोफेशन से ज्यादा हाईएस्ट जाती है। इनका काम भी मुश्किल होता है, पूरा मैथ बेस्ड होता है। अब तो खैर टूल्स आ गए, तो ये उन्हीं से रिलेटेड, कंपनी में कितना बजट आया, कितना कहाँ खर्च हुआ, कितने सामान पे खर्च हुआ, एम्प्लॉयज को कितना मिला, इस तरह के बड़े बड़े सारे इदारों, बड़े छोटे हर तरह के इदारे में एक अकाउंटेंट होता ही है। जो बहुत छोटे इदारे होते हैं उनके पास उनका कोई पर्सन देख लेता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हिसाब किताब में रहती है। जो बड़ी कंपनीज है उनको बाकायदा तौर पर ये क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स लेने पड़ते हैं। तो ये 49 में बन गया था, यानी 50 में हमारा, हम अभी बात कर रहे थे, नाफिज हुआ था कानून, और ये उससे 1 साल पहले।
मैं अपने जब तैयारी करती हूँ तो डेट्स को किसी भी चीज से पीछे से कनेक्ट कर देती हूँ। अब मुझे पहले से याद है कि 1950 में हमारा कानून इम्प्लीमेंट हो गया था, नाफिज हो गया था, तो 50 तो महफूज है जहन के हिस्से में, जब रिकॉल करना हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी चीज ही है कि भूल ही नहीं जा सकती। तो फिर मैं उससे कनेक्ट करती हूँ। अच्छा, IMS, इसी तरह आजादी, मैं दोनों पेपर में 1947 से मेरे पास बहुत सी डेट्स है जिसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये डेट आप कभी भी नहीं भूलेंगे। हम बचपन से शुरू करते हैं और कभी भूलने का सवाल ही नहीं शायद। तो ये आपको याद है। अब इससे मैं बहुत से डेट को आगे पीछे करके 2 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे याद करती हूँ। आपको इसलिए ही बता रही हूँ, मसला यहाँ याद करना है, समझने वाली कोई खास चीजें हैं नहीं। और कुछ है कि फील्ड्स आपको समझना है। तो याद करने का तरीका देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस है IMS, इसका में शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म में गलती होती है। ये 56 में बन गया था, यानी 50 से 6 साल के बाद। आपका 50 जो ही कानून नाफिज हुआ था उसके 6 साल के बाद दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, इतना काफी होगा। और मैथमेटिकल साइंस है तो आपको पता चल गया कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम है इसका। IOP इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स है, ये 72 में बना है। उड़ीसा था ये, भुवनेश्वर उड़ीसा में, भुवनेश्वर वहां कोई जगह है, ये वहां पर है। कैरीज आउट रिसर्च टास्क इन थियोरिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एरियाज, ये थ्योरी भी करेगा, एक्सपेरिमेंट वाले को भी देखता है, क्योंकि फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट होता है, फिजिक्स के पूरे लैब होते हैं बड़े बड़े। एरियाज ऑफ हायर एनर्जी, न्यूक्लियर, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, ये सब इतना तफसील में जानने की आपको जरूरत है नहीं। बस फिजिक्स में जितना काम होता है ये सबको देखेगा। 72 में बन गया था। जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल का है, ले लिया था मैंने, नजर गुजरा, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। अच्छा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI, 33 में ही बन गया था ये, मतलब आजादी से काफी पहले बना ये। ये क्योंकि सवाल आया ना पिछली दफा, अभी मैंने पूछा था कि इन्होंने 4 इदारे दिए और उसमें बोला था कि बताइए आजादी से पहले कौन सा था, इसलिए ये आप लोग को याद रखना है। 1933 में ये बन गया था और डिसॉल्व भी कर दिया गया 2020 में। क्यों डिसॉल्व हो, कोई बताएगा मुझे? आपको क्या लगता है? चलिए अंदाजा ही लगा लीजिए। एनी ऑलरेडी वन ऑफ, दूसरे है ना मैम, कॉन्सिल्स, मेडिकल कॉन्सिल्स, इस वजह से शायद एम्स वगैरह वेरी है। गुड वेरी गुड, क्योंकि इसको डिसॉल्व इसलिए किया हुआ कि इससे बेहतर और बड़ा इदारा, होलिस्टिक इदारा बना दिया होगा इन्होंने, तो इसीलिए 2020 में वो डिसॉल्व हुआ है। 2020 में अब चेंजेस बहुत आया ना 14 के बाद, तो इन्होंने उसको डिसॉल्व कर दिया। बस आपने डेली 33 और 20 याद रखना है। अब 1900 आप नहीं भी करें तो चलेगा। NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन, लिटरेसी मिशन 1988 में है। दिल्ली एस्टेब्लिश टू मेक एवरीवन सेल्फ रिलिएंट इन रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, मतलब हिसाब किताब जो बेसिक वाला होता है, एंड टू मेक देम अवेयर ऑफ डेवलपमेंट इश्यूज अफेक्टिंग द सोसाइटी। जो बेसिक पढ़ाई लिखाई, लिटरेसी आपको पता है, तालीम, इलिटरेट हम बोलते हैं जो पढ़े लिखे ना हो, और लिटरेट बोलते हैं जो पढ़े लिखे लोग हों। तो लिटरेसी को बेहतर करने के लिए, पढ़े लिखे लोगों की तादाद को मुल्क में बढ़ाने के लिए, ताकि वो एसेट्स बने मुल्क के लिए, मुफीद बने, उसमें कंट्रीब्यूट करें, उसके लिए ये बना था 88 में, ताकि सबको पढ़ना लिखना बेसिक आ जाए, हिसाब किताब, ताकि कोई शॉप भी खोले तो एटलीस्ट उसको बेसिक लिखना पढ़ना और हिसाब किताब आ जाए। NUEPA हमारा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 62 में। ये बाद में इसका नाम चेंज हुआ था, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 65 में। असल में ये यूनेस्को के अंदर है। NUPA फोकसेस ऑन प्लानिंग, मैनेजमेंट, जो पॉलिसीज बनेगी वो करेगा, मैनेज करेगा जो इदारा चलता है, कैपेसिटी बिल्डिंग इन एजुकेशनल पॉलिसी थ्रू थ्रू रिसर्च, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी। आपको यहाँ नाम से बस समझ आ गया ना, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इसी में सब कवर हो जाता है। और ये यूनिवर्सिटीज के लिए करता है। अब उसमें रिसर्च होता है, जाहिर सी बात है, तो प्लानिंग होती है। हम पीछे बात कर चुके हैं, आपको जहां भी डेवलपमेंट करना है और जहां भी इन्हांसमेंट करना है, जहां भी इंप्रूवमेंट करना है, इन सब कामों के लिए आपको पहले रिसर्च चाहिए। अब रिसर्च, हम ये टर्म जरा हेवी है तो नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन ये होता है तो इंसान आगे बढ़ता है और इंप्रूवमेंट होता है। इवन आपकी डे टू डे लाइफ में आपको कुछ ठीक करना है ना, तो आप पहले उसको असेस करते हैं, रिसर्च करते हैं कि ये चीज ठीक हो रही है नहीं हो रही। तो वही जब बड़े पैमाने पर हो तो हम जरा ये हेवी टर्म रिसर्च इस्तेमाल करते हैं कि मेरे अंदर कोई गलत हैबिट आई है, आप उसको असेस करते हो, तभी आप उसको एडमिट करते हैं कि हाँ ये चीज गलत है, ठीक करना है, फिर हम उसको बेहतर करते हैं। ऑल राइट, RCI रिहेबिलिटेशन को मैंने 2-3 बार ले लिया। 93 और हेडक्वार्टर दिल्ली, याद रख लीजिए, इतना काफी है इसके लिए, इस टॉपिक के लिए। बस अब आपने क्या करना है, याद कैसे रखना है, शुरू करिए इस सारे को डेट को बैठकर, ये अपने अपने आपके नोट्स बनेंगे। या तो आप हेडक्वार्टर के अकॉर्डिंग ले लीजिए, जो कि मुझे नहीं लगता ज्यादा यूजफुल होगा। आप पूरे को सीक्वेंस
करिए बैठ कर, ये मैं इंशाल्लाह इतना तो शेयर कर दूंगी आज। और न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के जो नोट्स है वो मैं करूंगी हैंड रिटन वाला ही, और उसकी डेट वाइज सेट कर दीजिए। मसलन हमने देखा था कि 45 में है, एक एक है, इस तरह मैंने आपको बताया था 85 में, कोई 61 में है एक, जितने मुझे अभी याद आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। तो यहाँ से शुरू करिए, आपकी लिस्ट ऐसे बन जानी चाहिए। वो एक शॉर्ट नोट, ये आप पढ़ तो लेंगे ही, पढ़ के एक बार, दो बार, तीन बार रिविजन कर लीजिएगा, एक बार बस, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं। AICTE, ठीक है। इसी तरह शायद NCERT, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी आपको डेट है वो ऐसे तरतीब से लगा लीजिए। फिर ये आपको ये वाली डेट से याद कीजिए और यहाँ से याद कीजिए, इस तरह आप जरा कम भूलते हैं, और इस पे नजर डालते रहिए। मैंने बताया था ये चार्ट बना के आप लोगों ने लगा लेना है अपनी स्टडी टेबल पे, जहां भी आपका वक्त सबसे ज्यादा गुजरता है। तो इस तरह एक तरतीब से पूरी ऊपर से नीचे कौन सी जा रही डेट, यहाँ पे लगाइए, और हेडक्वार्टर में आप हेडिंग डालिए HQ, और बस ND उड़ीसा है तो वो लिख दीजिए, बहुत कम ही दूसरा दूसरा आता है, बेंगलोर आता है, मैसूर आता है, हैदराबाद, ये सब ज्यादा आता है। ये सब जो डिफरेंट है, ये सवालात आए हैं पिछली दफा, कुछ मैंने देखे बेंगलोर वाले, मैसूर वाले, और इस तरह के जो डिफरेंट है ना, कुछ और भी रह गए हैं, बहुत बेसिक से सवाल आता है, वो देखेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस मैम। मैम। अब आपको सोचना है कि याद कैसे करना है, और आपको फुल फॉर्म्स याद हो जाते हैं वो 4 बार। हाँ, इसका एक फॉर्मूला, अब आप चार्ट को अपने बड़ा बनाना चाहें तो आप अपने चार्ट को, मैं बताती हूँ। मैं डेट याद करना मुझे बहुत मुश्किल है, अपनी जनरल अपनी जिंदगी में भी, नॉर्मल डेट में भी। पिछले हफ्ते या पिछले महीने में मेरे अगर साथ कोई वाकया था, कुछ भी अच्छा या बुरा, मुझे नहीं याद होता अगले महीने कि वो क्या था। नहीं, वो क्या था वो याद रहेगा, लेकिन वो डेट क्या थी मुझे नहीं याद रहेगा, इवन दिन क्या था मुझे नहीं याद होता। तो आप डालिए डेट। तो मेरा नोट्स जो होता है वो डेट से शुरू होता है, आपने देखा था मैं आपको जब पढ़ा भी रही थी प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। दूसरे में डालिए उसका जो शॉर्ट फॉर्म है, जो नाम था, मैं AICT बार बार ले लूँ क्योंकि 45 में था, ठीक है। नहीं, ये आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी, शॉर्ट फॉर्म कर दीजिए, SF लिख रही हूँ या कुछ, शॉर्ट फॉर्म कर दीजिए। तीसरे में लिखिए फुल फॉर्म। आपका नेक्स्ट होगा फील्ड, वो फुल फॉर्म से अक्सर समझ आता है, नहीं आया तो सब शॉर्ट में लीजिए। उसके बाद हेडक्वार्टर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। किसी की भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है ना, आपको 4 बार पढ़ने के बाद याद आ जाएगा। अब आपने यहाँ टी टेक्नोलॉजी देखा होगा ना, आप नहीं भूलेंगे। NCERT कुछ कुछ है जो दिक्कत है, जैसे BCI हमारे लिए मुश्किल है, हमें नहीं पता कि लॉ से रिलेटेड जो है वो उसको बार काउंसिल बोल सकते हैं, तो इस तरह की चीज होगी। लेकिन दो बार में इतना यूनिक होता है कि आप नहीं भूलेंगे। आपका मेन जो ये वाला पॉइंट है यही गलत होता है, ये फुल फॉर्म और ये शॉर्ट फॉर्म। फील्ड तो नहीं गलती होगी, हेडक्वार्टर ये बहुत अहम होता है, ये और ये तीन। फील्ड तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसे आपको बनाना है अपना एक चार्ट, और उसको कोशिश कीजिए क्रिस्प रखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी कोशिश किया कि इंपॉर्टेंट ही वन लूं, जो मुझे नजरों से पीछे गुजरा है, लेकिन आपको भी लगता है जब अपने एनालिसिस और पढ़ाई के दौरान, तो आप फिर उसको बनाए, 1 से 2 पेज जाना से उसको सामने पेस्ट कीजिए और उस पर नजर डालते रहिए कंटिन्यूअसली। और 2 और 3 दिन के बाद बाकायदगी से, मतलब बैठ के टाइम दीजिए। ऐसे तो आप गुजरते हुए उस पर देखते रहेंगे कि आज शुरू के 4 देख लिया, कल शुरू के नेक्स्ट 4 देख लिया, ऐसा भी डिसाइड कर सकते हो आप कि सैटरडे में मुझे शुरू के 10 को देखना है, संडे में मुझे उसके बाद 10 को देखना है, यानी 11 से 20, मंडे में, ऐसे करके। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को मदद करेगी। शुरू कर दीजिए। ऑल राइट, किसी का कोई क्वेश्चन है? हम्म। आज मैं